हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन आपके 6th क्लास की जो हमारा अतीत पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे। तो वापस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी चीजें दिमाग में शेयर रहेगी, नहीं तो आपके यूं नहीं गैलरी में ऐसे फोटो डिलीट होते हैं वैसे डिलीट ना हो जाए। ठीक है। तो दूसरे अध्याय के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे जिसका नाम आपके आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन तक था। ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पहले अध्याय का वीडियो भी डाल दिया, तो आप वीडियो के पास में प्लेलिस्ट करके ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे चैनल के अंदर जाओगे ना आप, तब प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपकी क्लास 6 हमारे अतीत करके ऐसा एक पूरी एक फाइल खुलेगी। उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका क्रमानुसार सारे अध्यायों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैं वापस इसमें आपको रिवीजन करके बता देता हूँ। ठीक है। मैंने आखेट खाद्य संग्रह का मतलब बताया था कि ये लोग जो शिकार करके भोजन को एकत्रित करते हैं वो आखेट खाद्य संग्रह कहलाते हैं। और उसके बाद में अपन ने ये चीज देखी थी कि भाई ये जो लोग होते हैं कौन से, ये जो खाद्य संग्रह समुदाय के जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, उसके कारण क्या थे। तो पहला कारण देखा था कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह रह के सारी जो संसाधन होते हैं उनके जो खाने पीने की चीजें होती है उनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा कारण देखा था कि भाई उन जंगली जानवरों के पीछे पीछे वो शिकार करने जाते थे और वो घास के या फिर चारे के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो भी उनके पीछे पहुंच जाते थे। तीसरा कारण देखा था कि मौसम के अनुसार फल फूल लगते हैं, तो वो प्रत्येक मौसम में अलग अलग मौसम में फल फूल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। और चौथा जो कारण था वो था पानी। ठीक है। उसके बाद में मैंने पुरातात्विक विदों का मतलब बताया था ना, यानी वे लोग जो पुरानी वस्तुओं से संबंधित जानकारियां रखते हैं वो पुरातात्विक लोग पुरातात्विक विद होते हैं। और उसके बाद में अपन ने इन चित्रों से देखकर एक चीज देखी थी कि भाई पुराने जमाने में जो ये शिकार करने वाले ये जो लोग थे वो मुख्यतः पत्थर का उपयोग करते थे या पत्थर के बने हुए औजारों का उपयोग करते थे। और पत्थर से ये क्या क्या कार्य करते थे, तो खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए एक तो प्रयोग लेते थे यहाँ पे। और दूसरी बात थी कि भाई ये लोग जो थे वो पत्थर से खाल को चीर करके और अपने पहनने लायक वस्त्र का निर्माण किया करते। और उसके बाद में पूरा स्थल शब्द देखा था जिसका मतलब होता है पुरानी जगह। और उसके बाद में अपन ने ये मैप देखा था जिसके अंदर ये जगहें हैं। और जैसे जैसे इनकी जानकारी आती रहेगी वैसे वैसे अपन इन जगह को देखते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर कुरनूल गुफा के बारे में बताया था कि जहां से अपने को राख के साक्ष्य मिले। राख के प्रमाण, साक्ष्य का मतलब है प्रमाण या फिर सबूत। ठीक है ना। राख में समझते हो, जब लकड़ी जलाने के बाद में जो पीछे व्हाइट व्हाइट ऐसी भूरी भूरी रहती है ना, वही राख होती है। ठीक है ना। और भीमबेट का जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है जहां से अपने को पुरानी गुफाओं और कंदराओं के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो भीमबेट का गुफा है ये नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये चित्र किस तरीके से क्या चीजें बताता है, किस तरीके से है। यहाँ तक ये चीजें देखी थी, फिर पूरा स्थल का पूरा मतलब देखा था। और ये कुरनूल जगह के बारे में अपन ने जानकारी देखी थी। और आज अपन आगे पढ़ेंगे नाम और तिथियों से। तो चलें, मुझे लगता है आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से दिमाग में सेट है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और जहां अपन ने कल क्लास एंड की थी वापस वहीं से शुरू कर रहे हैं। देखो, नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विक विदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे या कहते हैं। देखो, हम जिस काल को पढ़ रहे हैं पुरातात्विक विद का मतलब तो आपको समझ में आ गया, यानी वे लोग जो पुरानी चीजों को देख करके जानकारी बताते हैं। तो उन लोगों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। कौन सा नाम रखा है, यानी आरंभिक काल। आरंभिक काल का मतलब होता है भाई मनुष्य कब पैदा हुआ, शुरुआती काल। ठीक है ना। आरंभिक काल वे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल का मतलब है शुरुआत का जो समय था उसको कहा जाता है पूर्व पाषाण काल। और ये जो पूर्व पाषाण काल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला जो शब्द है वो है पूरा,
जिसका मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण जिसका मतलब होता है पत्थर। कहने का मतलब ये कि पूरा पाषाण काल को कैसा काल कहते हैं? पुराना पत्थर का काल कहते हैं। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं कि भाई पत्थर का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस जमाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो पत्थर ही थी। यानी जो आपका भाटा है वो भाटा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जमाने में इन पत्थरों से आदि मानव जो थे वो अपने औजारों का निर्माण करते थे। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए उस काल को कहते हैं पूरा पाषाण काल। समझ में आया कि पूर्व पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जमाने में पत्थरों की उपयोगिता बहुत अधिक थी, जिसमें जो पूरा पाषाण शब्द है वो पूरा अर्थात प्राचीन और पाषाण अर्थात पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, और ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूर्व पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना गया। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये आपका जो पूर्व पाषाण काल है, तो आपने पूर्व पाषाण काल का मतलब तो समझ लिया, पूरा पाषाण। ठीक है, अब इस पूर्व पाषाण काल को आपके 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, 3 भागों में कौन कौन सा? पहला भाग तो आपके आरंभिक यानी आपका शुरुआती समय। ठीक है ना, पहला भाग हो गया आरंभिक काल, और दूसरा भाग हो गया मध्यकाल। ठीक है, और तीसरा भाग हो गया आपका उत्तरकाल। ठीक है, उत्तरकाल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब ये जो मध्य पाषाण काल है इसको आपके कहा जाता है मेसोलिथ। क्या कहा जाता है? मेसोलिथ कहा जाता है। और मेसोलिथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जो घटनाएं होती थी या पर्यावरणीय जो घटनाएं थी वो आपके इसी काल के अंदर घटित हुई थी, और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा जाता है। अब ये जो मध्य काल है, इस मध्य काल के 2 औजार है, यानी इस मध्य काल के अंदर जो लोग रहते थे ना, उन्होंने 2 औजार प्रयुक्त किए। उसका नाम, एक का नाम था माइक्रोलिथ और दूसरे का नाम लघु पाषाण। यानी ये माइक्रोलिथ या लघु पाषाण, देखो इंग्लिश में तो नाम है माइक्रोलिथ और हिंदी में नाम कहें तो लघु पाषाण। तो आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि भाई पूर्व पाषाण काल का मतलब क्या है कि प्राचीन समय का वह काल जिसके अंदर पत्थर का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। और पूर्व पाषाण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा तथा पाषाण। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पूर्व पाषाण काल है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आरंभिक काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा उत्तर काल। यानी आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है ना। अब ये जो आपका मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल के अंदर कुछ पर्यावरणीय बदलाव हुए। पर्यावरणीय का मतलब ये हुआ कि बारिश हुई होगी, या फिर कोई पेड़ पौधे जल गए होंगे, या पेड़ पौधे नष्ट हुए होंगे। यानी पर्यावरण, आसपास का जो पर्यावरण तो आप समझते हैं क्योंकि 5वीं में आपने पर्यावरण अच्छे से पढ़ा है। और ये पर्यावरणीय बदलाव हुए जिसको अपन नाम देते हैं मेसोलिथ। तो ध्यान रखना है मेसोलिथ कौन से काल की घटना है? तो मेसोलिथ जो है वो आपकी मध्य काल की घटना है। और इसी मध्य काल के अंदर जो आदि मानव रहते थे वो पत्थर के औजार प्रयोग करते थे, और यहाँ जो पत्थर के औजार थे वो आमतौर पर छोटे थे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोलिथ और हिंदी में कहते हैं लघु पाषाण। इतने तक मामला सेट है। आगे देखो, प्राय इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और औरी जैसे औजारों मिलते थे। साथ साथ पूर्व पाषाण युग वाले औजार इसी दौरान बनाए जाते रहे, और अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, और इसे नव पाषाण युग कहते हैं। और आगे वाला नव पाषाण युग जो था उसकी शुरुआत 10,000 साल बाद में हुई। और नव पाषाण युग का मतलब क्या होता है? नव पाषाण का मतलब होता है उत्तर काल। ठीक है ना, नया युग। और हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये इतनी चीज आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाले अध्याय पे, तो आप भी पेज पलट लो और इसमें अपन पढ़ेंगे बदलती जलवायु। ठीक है ना। तो बदलती जलवायु क्या चीज होती है, तो देखो। हाँ देखो, ये जो बदलती जलवायु है इसका मतलब पहले समझ लो। बदलती में तो आप समझ रहे हो परिवर्तन होता। जलवायु का मतलब है कि वहां मौसम कैसा है। भाई मौसम तो नहीं कह सकता मैं, वैसे भूगोल में मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझा चुका हूँ कि मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग होते हैं। यानी वहां का वातावरण, मैं वातावरण कह सकता हूँ, वातावरण। ठीक है ना। तो बदलती जलवायु के बारे में अपन देखेंगे। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास काले मैदान बनने लगे और इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे अब इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी जैसे ही आपका नवपाषाण काल आया, उसके अंदर क्या हुआ कि थोड़े पर्यावरणीय बदलाव हुए। यानी आपका मध्यकाल था, उसके अंदर पर्यावरणीय बदलाव हुए, जिसे अपन मेसोलिथ कहते हैं। ठीक है। पर्यावरणीय बदलाव होने के बाद में कई ऐसी जगह थी जहाँ पे गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ने की वजह से जो छोटे छोटे झाड़ियां वगैरह थी वो सूखने लग गई। तो वो एक प्रकार की घास का मैदान बन गया और उस घास को खाने वाले जो भी आपके जीव है, जैसे हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़, बकरी, गाय, ये सब उन घास के मैदानों में आते थे। तो इन आदि मानव जो थे इनको शिकार करने में सुविधा मिल गई। तो वो उस घास के मैदान के अंदर ही छुप के बैठे रहते थे, जैसे ही जानवर आया पकड़ लिया। फिर इन लोगों के धीरे धीरे दिमाग में ये प्रश्न बैठा कि भाई अपन इनको मार के खा रहे हैं, क्यों ना इस जानवरों को पाला जाए। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने उनकी हलचल को पता किया कि भाई ये किस तरीके से रहते हैं, क्या किस तरीके से खाते हैं, अगर इनको अपन पालेंगे तो अपने को वापस क्या बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीजें इन लोगों ने देखी और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने इन जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। आगे देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत। हम्म। इस दौरान महाद्वीपीय के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। धान का मतलब क्या होता है पता है आपको? धान का मतलब होता है चावल। ठीक है ना? धान का मतलब होता है चावल। ठीक है ना। अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए। तो ये यहाँ पे जो आपकी पुस्तक है वो ये जानकारी दे रही है कि भाई किस तरीके से लोगों ने शुरुआती दौर से पशुपालन शुरू किया, किस तौर तरीके से लोगों ने शुरुआती दौर से एक प्रकार से कृषि कार्य शुरू किया। तो पहले लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि कृषि क्या होती है। तो धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये चीज उग रही है, उगने से ये अपने को खाने के लिए चीज पैदा करके दे रही है। तो फिर उनके दिमाग में बैठा कि भाई क्यों ना अगली बार इसको उगाया जाए, तो एक से ज्यादा पौधे उगेंगे तो अपने को अधिक जान खाने के लिए वो अनाज वगैरह देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे, और ये एक तरीके की बहुत ही लंबी प्रक्रिया चलने के बाद में पूर्णतः कृषि की जानकारी उन्हें हुई होगी। आगे देखें। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। अब उन लोगों को लगा कि भाई ये जानवर है, सूखा चारा खाते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने घर के आसपास में चारा रखा, फिर उनको उस चारे की तरफ आकर्षित किया और उसे पालतू बनाने की कोशिश की। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया, उनमें से सबसे पहले जो जानवर था वो आपका कुत्ता था। तो ये चीज आपके प्रश्न पूछी जाने वाली चीज है कि आदि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को अपना पालतू बनाया, या जंगली पूर्वज कौन है? तो कुत्ता जो है वो सबसे पहले इंसानों के द्वारा बनाया जाने वाला पालतू पशु है या फिर जंगली पूर्वज है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। उत्साहित का मतलब है उनको अपने घर की तरफ आकर्षित करना। ठीक है ना। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। तो चीजें समझ में आई कि किस तरीके से लोग पशुपालक बने,
किस तरीके से लोगों ने कृषि कार्य शुरू किया, ठीक है ना। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया? देखो, कुत्ते को पालतू बनाने के पीछे क्या कारण होता होगा? पहली बात तो कुत्ता जो है वो उनके शिकार में मदद करता है, ठीक है ना। मैं ये इस प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ कि भाई कुत्ते को ही क्यों बनाया। तो पहला प्रश्न है भाई, कुत्ता जो है वो क्या करता है? शिकार में मदद करता है, मदद करता है, ठीक है। और दूसरा जो कारण है वो है अ, वफादारी, वफादारी। और तीसरा जो मैं कारण दूं वो है अ, जंगली जानवरों से रक्षा, जंगली जानवरों से रक्षा, जानवरों इसी कारण आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। ये कारण है तीन भाई। कुत्ता शिकार में मदद करता है, बिल्कुल अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, और जंगली जानवरों से अपने मालिक की हमेशा रक्षा करता है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? बसने का मतलब क्या है? बसने का मतलब है रहने, स्थायी जगह। पहले आदि मानव कोई घर वर बना के नहीं रहते थे, ठीक है ना, ऐसे ही भटकते रहते थे। अब बसने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि पहले तो सिर्फ जानवर को पकड़ना, खाना और उनको ढूंढने में लगे रहना। अब आदि मानव ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने कृषि कार्य करना सीख लिया, आग का आविष्कार कर लिया, पशु पालना सीख लिया, पशुओं को पालतू बना दिया। तो इतना सारा लफड़ा करने के बाद में वो जोगियों की तरह भटकते थोड़ी रहेंगे। सॉरी सॉरी, कोई ऐसा शब्द यूज नहीं करना। ऐसे भटकते थोड़ी रहेंगे, मतलब ऐसे ही थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक जोड़ी झंडे लेकर निकलते रहेंगे। उनको एक जगह रुक करके अपना स्थायी जीवन बिताना होगा, ठीक है ना। आगे देखो, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब देखो, जो लोग थे उनके द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। देखो, जो लोग थे ना भाई, वो सब घूमते रहते थे, और उन लोगों ने अब अपना स्थायी जीवन शुरू कर दिया, तो उसी को जो नाम दिया था वो दिया था बसने की प्रक्रिया। कैसा नाम दिया? बसने की प्रक्रिया नाम दिया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, और इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। और पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उन्हें उगाने के लिए सुरक्षित रख सके। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था, जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बिल्कुल, जंगली जानवर और अपन जो पालते हैं उनके दांत और सींगों में काफी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। तो ध्यान रखना, कृषि के लिए जो सबसे प्राचीन फसल है गेहूँ और जौ है, और इसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी है। तो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखना कि सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को, उसके बाद में भेड़ और बकरी, और सबसे पहले जो कृषि के लिए जो अनाज उपयुक्त किया गया था उसके अंदर पहला गेहूँ और उसके बाद में जौ है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा, और बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करना जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत
संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। और ये जो अनाज है, इस अनाज के उपयोग क्या है, तो देखो पहला उपयोग क्या, बीज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, दूसरा खाद्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं, 3 उपहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं और 4 भंडार के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो आप समझ गए होंगे कि भाई उनको एक जगह पर क्यों रहना पड़ा, क्योंकि इतनी सारी उन चीजें कर ली थी, भाई कृषि करना, पशुपालन करना, तो ऐसी चीजों के लिए वक्त की जरूरत होती है और जहां ज्यादा वक्त लगता है वहां पे आपको एक स्थान बना करके रहना पड़ता है। और आदि मानव जो घुमंतु जीवन जी रहा था वो धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने लग गया। और इधर मैंने आपको बताया कि भाई जो अनाज होता है उसका उपयोग क्या, कि भाई बीज बोने के लिए अपन काम में ले सकते हैं, खाद्य का मतलब होता है खाने के रूप में, ठीक है, और उपहार के रूप में यानी किसी को भेंट देना। अब आप सोच रहे होंगे कि अनाज कैसे गिफ्ट दें, पहले भाई साहब ये जो आप गिफ्ट लाते हो वो गिफ्ट थे नहीं, तो वो एक दूसरे को अनाज भेंट दिया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद में भंडार यानी घर में इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनाई या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं या उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बताओ भाई, क्या तुम्हें लगता है कि जो शिकार करते थे जो लोग, जो जंगल में भटकते थे, या भोजन संग्रहण करने वाले जो लोग थे वो बर्तन बनाते थे, इनका उपयोग करते होंगे? बिल्कुल, इन्होंने बर्तन बनाए और इनका उपयोग किया। क्यों किया? क्योंकि उनको इस चीज की आवश्यकता पड़ी। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखो जानवर बच्चे देते हैं जिन्हें उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो फिर इन लोगों ने सोच लिया कि भाई इन जानवरों को पालना शुरू कर दें, जिससे हमारे को दूध भी मिल जाएगा और प्लस मांस भी मिल जाएगा। जब इनसे झंझट खत्म हो जाएगी तो मार के खा लेंगे ऐसे, ठीक है ना। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या आपको मिल सकता है, तो देख लो भोजन के अतिरिक्त आपको क्या मिल सकता है। दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाद मिलती है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें मिलती है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करें। मानचित्र 2 जो अपने देखा था, पृष्ठ संख्या 13 यानी पेज संख्या 13 पर है, और उसको देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्षी मिले। आपने जो मैप देखा है या आप ये देखोगे, उस मैप के अंदर जो नीले रंग के बिंदु है, वहां से अब पुरातात्विक विदों को क्या जानकारी मिलती है कि वहां पे लोग शुरुआती कृषि कार्य करते थे या फिर पशुपालन करते थे, ये साक्ष्य मिलते हैं। और जो साक्ष्य शब्द है, साक्ष्य शब्द का मतलब होता है आपके प्रमाण या फिर सबूत, ठीक है ना। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो ये इन लोगों ने, जो अपने वैज्ञानिक है, जो आपके पुरातात्विकविद है, इन सब लोगों ने इन साक्ष्यों को इकट्ठा किया और जानने की कोशिश की कि भाई प्राचीन जमाने में क्या चीजें होती थी। अब है स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विक विदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान आपके जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना अपने भारत का, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उस वहां पे अपने को जानकारी किसकी मिलती है कि ये जो बुर्ज होम एक स्थान है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते हैं, जिसे गर्तावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। मैं इधर आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं। गर्तावास, गर्तावास कहाँ पे है? गर्तावास है अपना कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर के अंदर जो घर बने होते हैं वो होते हैं कश्मीर के अंदर, ठीक ना। और ये कैसे घर होते हैं? बर्फ के नीचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के नीचे गड्ढा, बर्फ के नीचे गड्ढा बनाकर घर का निर्माण करना, घर का निर्माण करना, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? गर्तावास कहते हैं, ठीक है ना।
और ये कहाँ है, बुर्जोम के अंदर है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विक विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो यहाँ जो गर्तावास है, यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये मिलती है कि इन गर्तावासों के अंदर सीढ़ियां हैं। तो मान लो ये आपका जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे बर्फ के अंदर इस तरीके से आपने एक चौकोर गर्तावास बना दिया, और अभी इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से बाहर से इसके अंदर सीढ़ियां लगाई होती थी। ठीक है ना, इसी के अंदर जाते थे और यहाँ पे लोग आग जला दिया करते थे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ, तो ये मैंने आपके चित्र बना दिया। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व पाषाण कालीन युगीन है और इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। जैसे कि आपके रसोई घर के अंदर जो छोटे छोटे वो मसाला पीसने के लिए जो होते हैं ना पत्थर के, जिसके अंदर एक अंदर गोटा सा होता है, वो मार के उनको पीसा जाता है, तो उनको कहते हैं ओखली और मूसल। ठीक है ना, प्राचीन जमाने में ये यूज होते थे जो अनाज तथा वनस्पतियों को पीसने के लिए काम में लिए जाते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। और यहाँ पे ये आपके नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिए हुए हैं, पत्थर दिए हुए हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट पत्थर है। आपको तो वर्तमान में ऐसे सड़क पे पड़े हुए बहुत देखेंगे, लेकिन उस जमाने के ये पत्थर हैं जिन लोगों ने ये इनका यूज किया था या इनका उपयोग किया था। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब क्या होता है? अलंकरण का मतलब होता है इसके ऊपर चित्रकारी करना। चित्रकारी करना, जैसे आप कोई मटकियां देखते हो ना, मटकियों के ऊपर चित्रकारी की होती हो या नहीं होती, उसे कहते हैं अलंकरण। ठीक है ना। बर्तन का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे थे। क्या तु या चित्र को देखो, क्या तुम कल्पना कर सकती हो इस पात्र में क्या रखा गया होगा? बताओ भाई, इसमें उन लोगों ने क्या क्या रखा होगा? क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई तरह जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। आगे देखो, सूक्ष्म निरीक्षण देखो, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ जो है वो एक आपका पुरातात्विक स्थल है। ठीक है ना, पुराना स्थल है, पुराना स्थल है। ठीक है ना, पुरानी जगह है। देखो, मानचित्र में मेहरगढ़ ढूंढो। अब आपको जो मानचित्र दिख रहा है उसके अंदर मेहरगढ़ ढूंढना है। और यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्तों बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रे के पास में स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी शामिल है। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते हैं। जैसे कि आपके ये जो चित्र दिख रहा है वो मेहरगढ़ के एक ही किसी घर का है। और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधित उनके प्रति सम्मान जताते थे। ठीक है, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है ना, तो ये लोग जो थे, यहाँ जो मेहरगढ़ में रहने वाले लोग, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लोग थे वो मरने के बाद में भी मृतक के साथ में जो चीजें होती थी ना, उसकी जो फेवरेट चीजें होती थी, पसंदीदा चीजें होती थी, तो मरने के बाद में वो चीजें उसके साथ में रख देते थे। ठीक है ना, वो मानते हैं कि मरने के बाद में भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ उनके कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मुझे लगता है वो बकरी उसकी फेवरेट होती होगी। ठीक है ना, तो एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, क्या पता भाई।
देखो ये देखो मृतक के पास में बकरी रखी हुई पड़ी है, ये यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है। अब आप इस चीज को देख के डर मत जाना, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें आएगी। देखो मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? कौन सा भाई, ये वाला है कि ये वाला है? दोनों ही है। ठीक है। अब फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी, और उसके बाद में आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। या ये पढ़ के कल करेंगे आंसर? ठीक है, इसको अपन कल करेंगे, है ना। ओके। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपके अपलोड होने में दिक्कत आएगी, है ना। मिलेंगे आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर आपके इस दूसरे अध्याय के ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करने के बाद में अपन आपका तीसरा अध्याय जो है आरंभिक नगर की कहानी शुरू कर देंगे। ठीक है। ओके।